अस्सलाम वालेकुम। आज का आपका जो सेशन है, ये आपका थर्ड टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। द नेचर एंड डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम। अच्छा जी, हम इसमें इस टॉपिक में बात करेंगे कि किस तरीके से मॉडर्न स्टेट सिस्टम जो आज आप देखते हैं कि रियासतें हैं, स्टेट हैं, उसकी गवर्नमेंट है, उसकी टेरिटरी है, ये सिस्टम आया किस तरीके से, इसकी नेचर क्या है, ये किस तरीके का है और ये डेवलप किस तरह हुआ। सही है, हम हिस्ट्री से लेके अभी तक का इसमें जो भी प्रोग्रेस हुई है, जो भी डेवलपमेंट्स हुई है और किस तरीके से वो डेवलपमेंट हुई है, ये सारी बात हम इसमें आज करेंगे। ठीक है, तो हम चलते हैं अपनी पहली स्लाइड की तरफ। अच्छा जी, पहली जो स्लाइड है उसमें हम बात करेंगे, हिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे कि पहले क्या होता था, पहले किस तरीके का स्टेट सिस्टम होता था और पहले ज़माने में किस तरीके से क्या कहते हैं, रियासतों का पॉलिटिकल क्या कहते हैं, पॉलिटिकल एक एनवायरनमेंट होता था और उसको वो किस तरीके से रन करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, प्री वेस्टफेलिया ग्लोबल पॉलिटिकल ऑर्डर। ठीक है, ये मैंने जो अभी आपको बात बताई कि किस तरीके से आज के ज़माने से या प्री वेस्टफेलियन जो हिस्ट्री में था, वो किस तरीके से स्टेट सिस्टम या फिर एम्पायर्स किस तरीके से काम करती थी या किस तरीके से पॉलिटिकली वो अपने आप को रन करती थी। तो जी हमारा पहला पॉइंट है द ग्रीक सिटी स्टेट सिस्टम, द रोमन एम्पायर एंड द मिडिल एजेस आर ईच की डेवलपमेंट्स लीडिंग टू द वेस्टफेलियन ऑर्डर। अच्छा जी, पहले ज़माने में ये होता था कि ग्रीक की बात कर रहे हैं, छोटी-छोटी ग्रीक एक स्टेट है। अ, वो वहाँ पे छोटी-छोटी सिटी स्टेट सिस्टम होता था। सिटी स्टेट सिस्टम से क्या मुराद कि एक बड़ी एम्पायर है, एक बड़ी रियासत है, उसमें छोटे-छोटे से अलग-अलग सिटी स्टेट्स हैं और उनका पॉलिटिकल निज़ाम अलग है, उनकी नेशनैलिटीज़ अलग है, उनका कल्चर वगैरह सब चीज़ें अलग है, हेटेरोजेनिटी है। हेटेरोजेनिटी क्या होता है कि हेटेरोजेनिटी ये होता है कि एक ही शहर में बहुत सारे अलग कल्चर, अलग नॉर्म्स, अलग आइडियोलॉजी से रिलेटेड लोग साथ रह रहे हों। इसी तरीके से सिटी स्टेट सिस्टम भी यही होता है कि एक ही जगह बहुत सारी अलग नेशनैलिटीज़, अलग पॉलिटिकल क्या कहते हैं, पॉलिटिकल व्यू रखने वाली, अलग पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को सपोर्ट करने वाली छोटी-छोटी सी सिटीज़ होती थी और उनको सिटी स्टेट सिस्टम कहा जाता था। अच्छा, सिटी स्टेट सिस्टम क्या कहते हैं, जब ग्रीक का था, फिर पर्शियंस उस वक़्त बहुत पावरफुल थे। उस वक़्त पर्शियंस बहुत पावरफुल थे और पर्शियंस ने अटैक करने की भी कोशिश की। स्पार्टा, एथेन, ये सारे क्या कहते हैं, सिटी स्टेट थे ग्रीक के। और जब पर्शियन आए, पर्शियन एम्पायर चूँकि था, बड़े-बड़े एम्पायर्स हुआ करते थे, पहले एक स्टेट या रियासत की तरीके से नहीं होता था, बहुत बड़े-बड़े एम्पायर्स होते थे, फिर उसमें छोटी-छोटी सी सल्तनतें होती थी। एक बहुत बड़ी एम्पायर होती थी, फिर उसमें छोटे-छोटे सल्तनतें होती थी और उसको छोटे-छोटे क्या कहते हैं, उनके अपने किंग होते थे, लेकिन वो एक ही एम्पायर में आता था। ठीक है? इसी तरीके से एक पर्शियन एम्पायर था और पर्शियन एम्पायर क्या कहते हैं, ग्रीक सिटी स्टेट सिस्टम के उन्होंने क्या कहते हैं, जैसे स्पार्टा, एथेन, इन सब पे हमला किया और जब हमला किया तो इन्होंने हमला इसी वजह से किया कि वो अपनी एम्पायर बढ़ाना चाहते थे, अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे। जब वो अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना चाहते थे तो उन्होंने कहा कि हमारी हुक्मरानी को तस्लीम करो अपने ऊपर कि हम तुम्हारे हुक्मरान हैं और तुम लोग क्या कहते हैं, हमारा हिस्सा बन जाओ और अगर नहीं तो जंग करो। यही होता था। तो क्या कहते हैं, उन्होंने ये बोला कि उन्होंने फिर सामने से जंग की। जो स्पार्टा और एथेन थे, ये बहुत जंगजू किस्म की कौमें थी और इन्होंने क्या कहते हैं, उनसे जंग की और जब उनसे जंग की तो जब जंग हुई और उसके बाद वो उनको डिफीट नहीं कर पाए, वो उनको क्या कहते हैं, कॉन्कर पर्शियन एम्पायर स्पार्टा और एथेंस को कॉन्कर नहीं कर पाए, अपनी एम्पायर का हिस्सा नहीं बना पाए। ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, उसके बाद एक किंग आए, फिलिप उनका नाम था और उनका भी ताल्लुक यूरोप से था और उनके जो वो फादर ऑफ अलेक्जेंडर थे। ठीक है। उन्होंने
फिर उनका जब उनके किंगडम आई, उनकी किंगशिप आई, और उन्होंने डिफरेंट यूरोप के, एशिया के डिफरेंट जो बाकी रियासतें थी उनको कैप्चर करना स्टार्ट किया। सही है। जब उनको कैप्चर करना स्टार्ट किया उन्होंने, तो उसमें बहुत सारे एशियन कंट्री और डिफरेंट यूरोप के पार्ट को कैप्चर करते करते वो उन्होंने अपना एम्पायर को बढ़ाना स्टार्ट किया, और फिर वो एक बहुत बड़ी एम्पायर बन गई जिसका क्या नाम आया, द रोमन एम्पायर। ठीक है। ये सब किस एज में हुआ? ये सब मिडिल एजेस में हुआ, जब यूरोप सिविलाइज्ड नहीं हुआ था। सही है। मिडिल एज होती है 5th सेंचुरी से लेके 15th सेंचुरी तक यूरोप मिडिल एजेस में था। इसको मिडेवियल पीरियड भी बोलते हैं। इस वक्त यूरोप सिविलाइज्ड नहीं था। सही है। एम्पायर्स थी लेकिन यूरोप सिविलाइज नहीं था। इनके पास लिटरेचर नहीं थी। पोप क्या कहते हैं, पोप था, और एम्पेरर होते थे। एम्पेरर मतलब जो रियासत का सबसे बड़ा। सही है। किंग होते हैं, एम्पेरर के नीचे किंग्स आते हैं। सही है। उसके बाद क्या कहते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, वो किस तरीके से, मैं आपको किस तरीके से उनकी हिरार्की और लेयर होती है ये हम आगे पॉइंट में डिस्कस करेंगे। लेकिन बेसिकली ये है कि वो सिटी स्टेट सिस्टम को खत्म करके उन्होंने एक एम्पायर में तस्लीम कर लिया, और वो क्या कहते हैं, एम्पायर इस वजह से अपनी एक्सपेंड करना चाहते थे कि वेल्थ की वजह से, रॉ मटेरियल, मिनरल्स, इस वजह से वो लोग हर हिस्से को अपना क्या कहते हैं, हर दूसरी रियासत को अपना हिस्सा बनाना चाहते थे। और इस तरीके से वो जाते थे, वो बोलते थे या तो हमारा हिस्सा बन जाओ या तो हमसे जंग करो। अब जो हिस्सा बनना चाहता था, जो जंग नहीं कर सकता था या जो जंग में हार जाता था, वो ऑटोमेटिकली उस पर कब्जा कर लेते थे। और जो लड़ते थे सामने से और जिनको कॉन्कर नहीं कर जो नहीं कर पाते थे, जैसे स्पार्टा और एथियन जैसे भी बहुत सारी ऐसे छोटी स्टेट्स, सिटी स्टेट्स रही हैं जिन्होंने बहुत हद तक अपने आप को डिफेंड किया। ठीक है। सही है। इस तरीके से ये डेवलपमेंट हुई। अच्छा जी, इन द एशियंट वर्ल्ड देयर एग्जिस्टेड स्मॉल सिटी स्टेट इन ग्रीस, इंडिया, इजिप्ट एंड इटली। अच्छा, जो एशियंट वर्ल्ड था पुराने जमाने में, पुराने वक्त की बात हो रही है, हिस्ट्री की बात कर रहे हैं हम, तो जो स्मॉल सिटी स्टेट्स होती थी वो ग्रीस में भी होती थी, इंडिया में भी होती थी, इजिप्ट में भी होती थी, इटली में भी होती थी, बहुत सारी होती थी। ठीक है। इन इन खितों में भी थी। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। देयर आफ्टर स्प्रॉलिंग डायनेस्टिक एम्पायर्स, रोमन, मौर्य, हैन इन चाइना। अच्छा, स्प्रॉलिंग मतलब इरेगुलर वे में फैलना, और डायनेस्टी होती जो है वो इस तरीके से होती है कि एक एम्पायर होती है वो डायनेस्टी से चलती है। जैसे पहले क्या कहते हैं, बाप ने हुकूमत की, फिर उसका बेटा आया, फिर बेटे का बेटा आया, पोता आया। इस तरीके से उन्हीं के खानदान की, उनके फैमिली की ही एक किंगशिप चल रही होती है, उसको हम डायनेस्टी बोलते हैं। और एम्पायर्स में यही होता था, जब जो उस वक्त का एम्पेरर होता था या जो भी किसी सल्तनत का किंग होता था, अगर वो मर जाता था या क्या कहते हैं, तो उसका बेटा आता था, बेटे के बाद उसका बेटा आता था, ग्रैंड सन करके, ग्रेट ग्रैंड सन करके, इस तरीके से उनकी हायरार्की चलती रहती थी। और जिसकी डिफरेंट मिसालें मैंने आगे लिख दी हैं। यूरोप में रोमन एम्पायर बहुत अच्छी मिसाल है इसकी, मौर्य एम्पायर इंडिया की बहुत अच्छी मिसाल है, और हैन इन चाइना, हैन डायनेस्टी भी थी चाइना में, जो कि चाइना की एक बहुत अच्छी मिसाल है कि वो भी एक एम्पायर था। और ये सारे एम्पायर्स थे, और इन्होंने किस तरीके से अपने आप को बस ये बढ़ाना चाहते थे और सबको अपना पार्ट बनाना चाहते थे कि भाई हम हुकूमत करें पूरी दुनिया पे। अपनी हुकूमत पूरी दुनिया पे जमाने के लिए ये एम्पायर्स स्प्रॉलिंग वे में स्प्रेड होती थी। ठीक है। उसके बाद हमारा फोर्थ पॉइंट है मिडेवियल पीरियड्स ऑफ फ्यूडल सिस्टम in Europe and multinational empires, Holy Roman Empire in Europe, Safavid Empire in Iran, Mughals in India, Ming in China, Ottoman Empire in Turkey। अच्छा जी, मिडेवियल पीरियड मैंने आपको बता दिया, ये भी उसी से देखिए एक पॉइंट दूसरे पॉइंट से लिंक है। जैसे हमने ऊपर बात की कि एम्पायर्स थी जो कि स्प्रॉलिंग वे में क्या कहते हैं स्प्रेड हो रही थी, रोमन, मौर्य, हैन, इसी तरीके से
जो मिडेवल पीरियड में हम फ्यूडल सिस्टम भी उस वक्त यूरोप में था कि जागीरदाराना निज़ाम था, ठीक है, जिसको हम जमींदाराना निज़ाम या फिर जागीरदाराना निज़ाम भी बोलते हैं फ्यूडल सिस्टम को। यूरोप में उस वक्त जागीरदाराना निज़ाम भी था और जो एम्पायर्स होती थी वो मल्टीनेशनल होती थी। सही है, जैसे मैंने आपको बताया कि ऊपर मैंने अभी बात की थी कि जो सिटी स्टेट होते थे उसमें बहुत अलग अलग नेशनैलिटी के छोटे छोटे से स्टेट होते थे। इसी वजह से उनको सिटी स्टेट बोला जाता था कि वो छोटी छोटी सी रियासतें होती थी, उनका अपना एक पॉलिटिकल सिस्टम था, उनका अपना अपनी रियासत को चलाने के लिए एक उनका अपना ही कल्चर था, उनका अपना उनकी अपनी नेशनैलिटी थी अकॉर्डिंग टू देयर स्टेट, ठीक है। इसी तरीके से जो एम्पायर्स होती थी वो मल्टीनेशनल हो जाती थी क्योंकि वो हर जगह पे अपना जब एम्पायर्स अपना इन्फ्लुएंस कायम करना चाहती थी तो ये नहीं देखती थी कि आगे सामने क्या कहते हैं वो हमारी नेशनैलिटी से या हमारे हमारे अकीदे से ताल्लुक रखता है या नहीं, उनको अपना इन्फ्लुएंस दुनिया में अपनी पावर बढ़ानी थी, ठीक है। क्यों बढ़ानी थी? क्योंकि उनको अपना वेल्थ को एक्सपेंड करना था, क्योंकि रॉ मटेरियल मिनरल रिसोर्सेज जो भी होते थे उनको हासिल करने के लिए वो मिलिटरिकली क्या कहते हैं जाते थे और अपनी एम्पायर्स को बढ़ाते थे। अच्छा जी, उस जमाने में जंगें बहुत होती थी, जब एम्पायर्स थी तो 100 साल की, 30 साल की, 20 साल की, 7 साल की जंगें होती रहती थी कंटिन्यूसली। 100 साल भी वो लोग एक दूसरे से लड़ते रहते थे सिर्फ उस लैंड पे कि या तो हमारी हुक्मरानी तस्लीम कर लो या फिर हमसे जंग करो। इसी तरीके से जो मल्टीनेशनल एम्पायर्स थी उनकी एग्जाम्पल्स लिखी हुई हैं। होली रोमन एम्पायर इन यूरोप, यूरोप में होली रोमन एम्पायर थी। सफाविद एम्पायर थी ईरान में, जो कि बाद में डिफीट जिसको किया था ऑटोमन एम्पायर ने डिफीट कर दिया था सफाविद को। और मुगल एम्पायर, आपने इतना मुगल की हिस्ट्री पढ़ी होगी या देखा होगा अक्सर, बहुत सारी मूवीज और ड्रामाज में भी हम अक्सर देखते हैं कि किस तरीके से मुगल आए थे और किस तरीके से उन्होंने अपना इन्फ्लुएंस बनाने की कोशिश की। तो इसी तरीके से एक मिंग एम्पायर थी चाइना में और ऑटोमन एम्पायर थी, ये उस वक्त की बहुत बड़ी बड़ी और बहुत ताकतवर रियासतें एम्पायर्स थी, ठीक है। अच्छा जी, एम्पायर्स, अब हमारा जो पॉइंट है बिल्कुल कनेक्टेड है, जो पहले बात मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले की थी कि एम्पायर्स जो थी वो एक हिरार्की सिस्टम में चलती थी। एम्पायर्स हैड लेयर्ड एंड डिवाइडेड अथॉरिटीज, एम्परर, किंग्स, लॉर्ड्स एंड बैरन, नाइट्स, सर्व्स, चर्च वर्सेस स्टेट। अच्छा जी, एक वो डिवाइडेड किस में थी? लेयर सिस्टम में डिवाइडेड थी वो अथॉरिटीज, एम्पायर की अथॉरिटीज। सबसे बड़ा एम्पायर का एम्परर होता था, उसके बाद आते थे किंग्स। जो भी एम्पायर में छोटी छोटी सल्तनतें होती थी उनके किंग्स होते थे, उनके नीचे आते थे बैरन्स और लॉर्ड्स, जो कि उनके आप इसको अगर फॉर एग्जांपल बिल्कुल आसान कर देते हैं इसको समझने के लिए कि आज हम जो स्टेट सिस्टम में देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर के नीचे गवर्नर्स होते हैं, चीफ मिनिस्टर्स होते हैं, फर्दर कैबिनेट चीफ मिनिस्टर्स होते हैं। इसी तरीके से एम्परर होता था, किंग्स होते थे, राजा होते थे, उसके बाद उनके बैरन्स होते थे, उसके बाद क्या कहते हैं उससे छोटे जमींदार होते थे, और क्या कहते हैं उसके बाद अवाम आती थी। अवाम का कोई भी मसला होता था तो पहले जमींदार के स्टाफ के पास जाता था, उसके बाद वो जमींदार के पास जाता था, जमींदार किंग के पास जाता था, किंग एम्परर के पास जाता था, ठीक है। इस तरीके से ये हिरार्की सिस्टम चलता था। अच्छा जी, चर्च वर्सेस स्टेट का क्या मतलब? जब एम्पायर्स थी यूरोप के मिडेवियल पीरियड में, तब दो लोगों की सबसे ज्यादा क्या कहते हैं पॉलिटिकल में वो बहुत ताकत थी, ठीक है। उन्हीं के हाथ में सारी पावर थी और किसी के हाथ में नहीं था। चर्च मतलब पोप्स, जो पोप्स होते थे, और वर्सेस स्टेट। अब स्टेट क्या मतलब? किंग आ गया, ठीक है। पोप होता था और जो एम्पेरर होता था, मैं बार बार जो किंग बोल रही हूँ, किंग का मतलब ये कि एम्पेरर जो होता था और पोप होता था, ये दोनों आपस में मिलके चलते थे। अब वो कैसे चलते थे? जब पुराने दौर में डिवाइन राइट्स ऑफ किंग हो, एक टर्म होती थी जिसको मैं आपको अभी डिफाइन कर देती हूँ कि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स क्या होते थे। कि पोप ये कहता था
किंग ये कहता था अपनी आवाम से कि मुझे खुदा ने भेजा है कि मैं तुम लोगों पे हुकूमत करूं, और मैं खुदा की तरफ से चूंकि आया हूं तो मेरा ये फर्ज है कि मैं खुदा का पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाऊं। और ये पैगाम पहुंचाने के लिए मुझे किसने हक दिया है? डायरेक्ट खुदा ने मुझे ये हक दिया है। गॉड ने मुझे ये हक दिया है, गॉड ने मुझे ये राइट दिया है कि मैं तुम लोगों को रूल करूं और तुम लोगों को उनका मैसेज क्या कहते हैं पहुंचाऊं। इसी तरीके से पोप जब होली रोमन एम्पायर बना, होली रोमन एम्पायर इस तरीके से बना कि जब हजरत ईसा की वफात हो गई उसके बाद क्रिश्चियनिटी बहुत ज्यादा बढ़ने लगी। तो पहले जो एक किंग थे, कंस्टेंटाइन उनका नाम था, वो सबसे पहले क्रिश्चियन बने और उसके बाद बहुत सारे लोगों ने क्रिश्चियनिटी अपना ली। और इसी तरीके से एक रिलीजियस क्या कहते हैं, एक रिलीजियस वो सामने आ गया, एक रिलीजियस फैक्टर या एलिमेंट कह लें कि इंक्लूड हो गया। वो किसका फैक्टर एलिमेंट था? वो चर्च का, पोप का था। सही है। अब पोप, चूंकि पोप एक बहुत बड़ा रिलीजियस एलिमेंट क्या कहते हैं फैक्टर था, पोप को कोई कुछ नहीं कह सकता था। वो बता देता था कि हाँ इसको खुदा ने तुम्हारे लिए भेजा और खुदा ने बोला है कि चूंकि खुदा ने इसको तुम्हारे लिए भेजा है तो यही तुम्हारा किंग है और तुम्हें इसको मानना पड़ेगा, तुम्हें इसका हुक्म तस्लीम करना पड़ेगा, तुम्हें इसकी हुक्मरानी अपने ऊपर तस्लीम करनी पड़ेगी। ठीक है। अभी जो मैंने ठीक है, ये चर्च वर्सेस स्टेट होता था। सही है। अच्छा आगे चलते हैं। नो कॉन्सेप्ट ऑफ सॉवरन स्टेट्स बिकॉज ऑफ डिवाइन राइट्स ऑफ किंग, नेशनल सेल्फ डिटर्मिनेशन एंड सेक्युलर स्टेट। अच्छा जी, मैंने अभी जो आपको बताया डिवाइन राइट्स, चूंकि डिवाइन राइट्स ऑफ किंग था तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था सॉवरेनिटी का। सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट हम इंट्रोडक्शन टू आईआर में डिस्कस कर चुके हैं कि सॉवरेनिटी क्या होती है, लेकिन फिर से मैं एक बार रिपीट कर देती हूँ यहाँ पे कि सॉवरन जो स्टेट होता है उसकी अपनी एक डिफाइंड टेरिटरी होती है, उसकी एक पॉपुलेशन होती है, उसकी गवर्नमेंट, उसका अपना कॉन्स्टिट्यूशन होता है, उसकी मोनोपोली फोर्स होती है जो कि वो यूज कर सकता है। उसका पावर, एक स्टेट को पावर होती है कि वो अपने सिटीजन्स पे अपनी फोर्स को, और या फिर जो स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन है वो लागू करा सकता है फोर्सफुली भी। ठीक है। इसको सॉवरन स्टेट कहते हैं कि वो अपना लॉ एंड ऑर्डर फॉलो करेगा। और ये लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए होता था? सिटीजन्स के लिए भी और जो लीडर्स हैं उनके लिए भी। ठीक है। लेकिन पुराने जमाने में ऐसा नहीं होता था। तब क्या होता था, जब एम्पायर्स थी, सारे लॉज, रूल्स और टैक्सेशन वगैरह वो सिर्फ आम लोगों के लिए होते थे। किंग्स को कुछ नहीं करना पड़ता था, एम्पायर्स को कुछ नहीं करना पड़ता था। वो जो भी ज्यादती, जो भी आप कह लें कि दबाव, सब्जुगेट करना या फिर जो भी टैक्सेशन लगाते थे वो सब कुछ आम आवाम के लिए थी, पब्लिक के लिए था। सही है। इस वजह से उस जमाने में हम सिटीजन्स नहीं कहते थे बल्कि सब्जेक्ट बोलते थे। ठीक है। सब्जेक्ट जब बोलते हैं तो सब्जेक्ट का मतलब ये सिटीजनशिप और सब्जेक्ट में छोटा सा फर्क यही होता है कि सब्जेक्ट को कोई राइट नहीं होता और सिटीजन्स को सर्टेन पॉलिटिकल उनके राइट होते हैं। ठीक है। आगे चलते हैं। However, they had diplomatic relationship, trade and economic interactions, and some sort of balance of power. पहले भी डिप्लोमेटिक, जैसे ऊपर हमने बात की कि कोई सॉवरन स्टेट नहीं था, सॉवरेनिटी का तस्वुर उस वक्त नहीं था, लेकिन क्या कहते हैं, लेकिन डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स थे। सही है। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप थे, उनके दरमियान तिजारत होती थी, ट्रेड इकोनॉमिक्स चलता था, तभी उनका भी निज़ाम चलता था ना। अगर इकोनॉमिक्स और ट्रेड दोनों नहीं होगा तो किस तरीके से वो अपना गुजर बसर करेंगे। ठीक है। और सम सॉर्ट ऑफ बैलेंस ऑफ पावर होता था। बिल्कुल हम जो अभी बैलेंस ऑफ पावर का कॉन्सेप्ट लेते हैं उस तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी एक हद तक वो बैलेंस ऑफ पावर था। ठीक है। ये हमने प्री वेस्टफेलियन सिस्टम देखा। आगे हम इसको कंटिन्यू करते हैं। अच्छा जी, वेस्टफेलिया ट्रीटी, और इसको हम ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया भी कह सकते हैं, जो कि 1648 में साइन हुई।
अब जो मैं हम लोगों ने पहले बात की वो प्री वेस्टफेलियन थी, मतलब कि 1648 से पहले क्या निजाम था और किस तरीके से एम्पायर्स चल रही थी, या किस तरीके से उनके वो किस तरीके से एक्सपेंड हो रही थी या क्यों एक्सपेंड हो रही थी, ये बात हम लोगों ने कर ली। अब हम आगे देखते हैं कि जब ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई तो क्या हुआ। While the king and the pope share the power structure over the masses people living inside the empires, the people ultimately rejected the idea of divine rights of kings. ठीक है, यहाँ पे हम रोकते हैं और इसको समझते हैं। अभी मैंने आपको बताया कि पहले पोप और एम्पायर, सही है, यहाँ पे किंग लिखा हुआ है, एम्पायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। पोप और किंग की चूंकि पावर सिर्फ उन्हीं की पावर थी। पोप किंग को कहता था कि तुम मेरी ये बात अनाउंस कर दो, मैं क्या कहते हैं, तुम जो बोलोगे मैं वो कर दूंगा। और पोप क्या कहता था किंग को कि भाई तुम मेरा ये काम अनाउंस कर दो या तुम मेरा ये काम कर दो, मैं जो तुम बोलोगे वो कर दूंगा। तो इनकी पावर की मोनोपोली चल रही थी, ठीक है। और किसी की पावर में, पावर स्ट्रक्चर में किसी की मोनोपोली नहीं थी, सिर्फ किंग और पोप ऐसे थे जो कि पूरे मासेस पे, जो उनके एम्पायर्स में जितने भी लोग जो आम लोग थे उन पे हुकूमत कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वो जो आम लोग थे वो थक गए और उन्होंने इस चीज से, इस आइडिया को रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, तुम्हें खुदा ने तुम्हें नहीं भेजा है हमारे लिए। इस आइडिया को उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। क्यों? क्योंकि इतनी जब बड़ी बड़ी जंगें होती थी लैंड्स के लिए, तो वो जंगें वो जंगें लड़ने कौन जाता था? आम आदमी जाता था, और तो कोई नहीं लड़ता था। वो सारी जंगें एक आम आदमी खुद जाके वो जंगें लड़ रहा है। किंग्स नहीं जाते थे, बैरन्स नहीं जाते थे, लॉर्ड्स नहीं जाते थे, जमींदार नहीं जाते थे, जागीरदार ये सब नहीं जाते थे। एक क्या कहते हैं, वॉर को लड़ने के लिए, एक जंग को लड़ने के लिए जाता आम आदमी था। लैंड्स एम्पायर को चाहिए, एम्पेरर को, किंग्स को चाहिए, लेकिन लड़ना उनको पड़ रहा है, उनका सिर्फ नुकसान हो रहा था। एक तो टैक्सेशन भी वही लोग देते थे, सारी चीजें पिस भी वही सब्जुगेट उनको कर दिया था। तो आखिर में थक हार के, तंग होके उन्होंने 100 जब 30 साल की, 100 साल की जंगें लड़ी, आखिर में उन्होंने थक के बोल दिया कि हम इस चीज को नहीं मानते, हम डिवाइन राइट्स ऑफ किंग्स को नहीं मानते, खुदा ने तुम्हें हमारे लिए नहीं भेजा है, ठीक है। इस चीज को उन्होंने डिनाई किया। और ये चीज अब मैं आपको आगे हम पढ़ते हैं। द किंग एंड पोप वर फोर्स्ड टू साइन ट्रीटी मैग्ना कार्टा which declared that the king and pope will not make laws, and rather the people will make laws which will be applicable even to the emperor and pope, ठीक है। उसके बाद क्या कहते हैं, इस बात को, जब ये बात उजागर हुई उन लोगों के दरमियान कि भाई हम इस आइडिया को नहीं मानते, हमने इस बात को मना कर दिया है कि भाई किंग की हम नहीं मानेंगे, और किंग के बनाए हुए या पोप के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशन को भी हम नहीं मानेंगे, हम अपने रूल्स और रेगुलेशन खुद बनाएंगे। ये बात ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से पहले मैग्ना कार्टा में की गई थी, सही है। वहां पे मैग्ना कार्टा जब साइन हुआ वो 13 सेंचुरी में साइन हुआ। 13 सेंचुरी में जब वो साइन हुआ था तब भी यही हाल था कि एम्पायर्स होती थी, और जो जंगे होती थी, एम्पायर्स जाती थी दूसरे रियासत को कि या तो हमारा हिस्सा बनो, या तो हमें अपना हुक्मरान तस्लीम कर लो, या तो जंग करो हमसे। और अगर वो जंग करते थे तो वो जंगें फिर बहुत लंबी लंबी चलती थी, और जब वो जंग बहुत लंबी लंबी चलती थी, जो उसमें लोग मर जाते थे, और जो प्रिजन्स होते थे उनको बगैर किसी क्या कहते हैं, बगैर किसी ट्रायल के, बगैर किसी जजमेंट सिस्टम के उनको जेलों में डाल दिया जाता था, चाहे वो मुजरिम हो या ना हो, ठीक है। कोई रूल और लॉ नहीं था। तब लोगों ने इस बात पे उठे और उन्होंने बोला कि भाई हम नहीं मानते किंग और पोप को, हम अपना रूल और रेगुलेशंस, लॉज खुद लाएंगे, खुद बनाएंगे, जो कि एम्पायर और पोप को भी मानना पड़ेगा। ये सिलसिला एक सिंबॉलिक सिलसिला है कि मॉडर्न स्टेट सिस्टम का ये स्टार्ट मैग्ना कार्टा से हो चुका था। लेकिन ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने बहुत सारे इसको एक सिंबॉलिक डायरेक्शन दे दी, ठीक है। उसके बाद भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हुई है,
सही है। अच्छा जी, उसके बाद है इन द एम्पायर्स मैनी वॉर्स वर हैपनिंग 10 years and 30 years। मैं जैसा मैंने आपको पहले ही बता दिया कि बहुत लंबी लंबी जंगें होती थी। उसके बाद ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई जिसने एक 30 years वॉर खत्म की थी। सही है। एक इसी जंगों पे इसी एम्पायर्स के दरमियान वॉर हो रही थी और वो 30 years वॉर खत्म की। और किसने कराई? लोगों ने रिजेक्ट किया और कहा कि भाई साइन करो, कुछ ऐसा बनाओ, हम अब आपके इस रूल्स को, इस लॉज को नहीं मानते, हम अपना रूल लाएंगे और वो सबको मानना पड़ेगा। ठीक है। स्टैब्लिश कॉमनवेल्थ ऑफ सॉवरन लीगली इक्वल स्टेट्स। इस्टेब्लिश क्या किया गया? किसका फिनोमेना? जो कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमें दिया गया सॉवरन स्टेट का, कि हर रियासत लीगली सॉवरन है और वो किसी के भी मसले में टांग नहीं अड़ाएंगे। जैसे कि ये आपकी टेरिटरी है, या आपकी डिफाइंड टेरिटरी है, क्योंकि झगड़ा होता ही टेरिटरी पे था, लैंड्स पे ही वॉर होती थी और लैंड के लिए ही वॉर होती थी। तो उन्होंने डिफाइन कर दिया कि भाई ये आपकी टेरिटरी है, ये आपकी टेरिटरी, अब आप उसकी टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेंगे और जो दूसरा एम्पायर है वो दूसरे की दूसरे की टेरिटरी की रिस्पेक्ट करेगा। ठीक है। अच्छा जी, जब फिर ऐसे ही लीगली इक्वल स्टेट्स का या सॉवरन स्टेट्स का कॉन्सेप्ट हमें ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया ने दिया, जिसने एंडेड रूल ऑफ एम्परर, लेयर्ड एंड डिसेंट्रलाइज्ड रूल एंड रिलीजियस अथॉरिटी, प्रोटेक्टर ऑफ क्रिश्चियन कॉमनवेल्थ इन यूरोप। ठीक है। इसी कॉन्सेप्ट ने एम्पायर का जो एम्पायर्स का जो एम्पायर और पोप की जो अथॉरिटी थी, इसको यूरोप में खत्म किया, कम किया। ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब ये डेवलपमेंट आना स्टार्ट हुई और जब ये ट्रीटी साइन की गई, तो ऐसा नहीं था कि एकदम से सारी चीजें चेंज हो गई। उस मॉडर्न स्टेट सिस्टम को उस मॉडर्न स्टेट सिस्टम को हकीकत में बदलते रियलिटी में उसको लाते लाते बहुत साल लग गए। वो कब हुआ? दूसरी जंग अजीम के बाद। सही है। आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर 20th सेंचुरी में जाके प्रॉपर मॉडर्न स्टेट सिस्टम का हमने कॉन्सेप्ट, हमने निज़ाम देखा। ठीक है। और ये शुरुआत इसकी माग्ना कार्टा से लेके ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया से लेके उसके बाद कितने ही 300 साल लगे उसको हकीकत में आते। ठीक है। वजूद में आते आते उसको इतने साल लगे। तो ये आराम आराम से डेवलपमेंट होती चली गई। अच्छा जी, नॉन रिकॉग्निशन ऑफ पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन बियॉन्ड यूरोप, नॉन यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम वर नॉट मेंबर्स ऑफ द स्टेट सिस्टम। अच्छा जी, जो यूरोप में फिर जो रियासतें बन गई, जो उस वक्त भी जो एम्पायर्स थी, वो एम्पायर्स बहुत बाद में टूटी हैं। वो दूसरी पहली जंग अजीम के बाद जो एम्पायर का तस्वुर है वो बहुत ज़्यादा वीक होना स्टार्ट हुआ। लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो कि सॉवरन स्टेट करार दे दी गई थी। लेकिन चलें, इसको हम आगे देखेंगे, आगे स्लाइड में आएगा। नॉन रिकॉग्निशन की जो बात है कि यूरोप चूंकि सिविलाइज्ड हो चुका था और उसमें सिविलाइजेशन आ चुकी थी, तो उन्होंने दूसरे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया। वो कहते थे कि कोई पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन या कोई पॉलिटिकल सिस्टम नहीं है, चूंकि हम सिविलाइज्ड हो गए हैं। तो जो नॉन यूरोपियन पॉलिटिकल सिस्टम है, जो कि उनको हम बताएंगे कि स्टेट सिस्टम क्या होता है। सही है। चूंकि वो लोग सिविलाइज्ड हो गए थे, तो उन्होंने ये अपना आप ऐसे कि उन्होंने अपना ये फर्ज समझ लिया कि जो लोग नॉन सिविलाइज्ड हैं हम उनको सिविलाइज्ड करेंगे, या फिर जो नॉन यूरोपियंस हैं उनको भी हम यही पॉलिटिकल सिस्टम देंगे, स्टेट सिस्टम का निज़ाम उनको बताएंगे, और वो किसी और पॉलिटिकल सिस्टम को नहीं रिकॉग्नाइज कर रहे थे। ठीक है। आगे चलते हैं। एंड अदर इम्पॉर्टेंट थिंग इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप मतलब मीटिंग
कॉन्सर्ट का मतलब मीटिंग ही होता है एक तरीके से। कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप हुआ, ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया के बाद कॉन्सेप्ट ऑफ यूरोप भी हुआ, जो कि किन के दरमियान हुआ? ये सारी उस वक्त की बड़ी बड़ी क्या कहते हैं पावरफुल रियासतें थी। ब्रिटेन, फ्रांस, प्रशिया जर्मनी को बोलते हैं, जर्मनी का पुराना नाम प्रशिया है, और रशिया एंड ऑस्ट्रिया। इन्होंने एक कॉन्सर्ट ऑफ यूरोप की मीटिंग में ये बोला कि भाई कोई भी जो किसी की एक कोई भी कंट्री हम पे रूल नहीं कर सकता, कोई एक रियासत, सॉरी कंट्री नहीं, कोई एक रियासत, कोई एक पावरफुल रियासत हम पे रूल नहीं कर सकती, या एम्पायर हमें रूल नहीं कर सकती, बल्कि बैलेंस ऑफ पावर रखेंगे कि भाई किसी एक की नहीं चलेगी, सब मिलजुल के रहेंगे, कलेक्टिवली रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे कलेक्टिव सिक्योरिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ। सही है, आगे चलते हैं। डिस्पाइट ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया बीइंग साइंड in 1648, in being attempt to reduce wars, empire still fought many wars, ultimately engaged themselves in World War I. ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन होने के बावजूद भी क्या कहते हैं कि वॉर्स को रोकने के लिए ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया साइन की गई ताकि और जंगें ना हो। ठीक है, देखिए जितनी भी ट्रीटी साइन की गई, जो भी किया गया, वो सिर्फ इसीलिए किया गया कि जंग ना हो। सही है, लेकिन उसके बावजूद भी एम्पायर्स के बीच में जंग हुई, और सबसे बड़ी सबसे खतरनाक जो जंग हुई वो कौन सी थी? पहली जंग अजीम। जब पहली जंग अजीम हुई तो एक कॉन्सेप्ट आया कि भाई इतना डिस्ट्रक्शन हुआ था, इंफ्रास्ट्रक्चर फुली तबाह हो गया था। ठीक है, इतना मैसिव डिस्ट्रक्शन हुआ था, मिलियंस ऑफ पीपल वर डाइड इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, लोग लाखों करोड़ों की तादाद में मर गए थे, और हर सिटी स्टेट का हर जो भी क्या कहते हैं रियासतें लड़ रही थी पहली जंग अजीम में, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह बर्बाद हो गया था। तब दुनिया जो वेस्टर्न स्कॉलर्स, बड़े बड़े स्कॉलर्स थे, उन्होंने ये सोचा कि इसको क्या इस खतरनाक इवेंट को दोबारा होने से कैसे रोका जाए। ठीक है, उस वक्त उन्होंने फिर से एक सिस्टम बनाया कि हम एक ऐसा सिस्टम लाते हैं, एक ऐसा निज़ाम लाते हैं जहां पे रियासतें आए, बातचीत करें, और उस बातचीत के जरिए उनके मसले मसाइल हल हो और वो जंग ना करे। ठीक है, जंग को रोकने के लिए तो उन्होंने लीग ऑफ नेशन बनाई। लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन थी, प्लेटफॉर्म था, जो कि बाद में फेल हो गया, वो उस तरीके से नहीं चल पाया। उसके एक्स वाई रीजन जो भी थे वो हम आगे जब अपने ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें हम देखेंगे, लेकिन उसके कुछ रीजंस थे कि लीग ऑफ नेशन के कि वो फेल हो गया। जब लीग ऑफ नेशन फेल हो गया, एक निज़ाम बनाया, तो कैसे फेल हुआ? क्योंकि दूसरी जंग अजीम हो गई। जब दूसरी जंग अजीम हुई तो ऑब्वियसली जो उन्होंने एक सिस्टम बनाया लीग ऑफ नेशन का, चूंकि वो सिस्टम यूरोप का था, चूंकि ये सारा निज़ाम यूरोसेंट्रिक है, चूंकि ये यूरोसेंट्रिक इन नेचर है, तो जो भी कॉन्सेप्ट थे वो यूरोप से ही आए थे, और वहां पे उस लीग ऑफ नेशन में यूरोपियन हेजेमनी ही थी, यूरोप का ही दबदबा था। ठीक है, यूरोप की ही पावर थी। उसके बाद दूसरी जंग अजीम हुई। दूसरी जंग अजीम में हमें एक बहुत ज्यादा खतरनाक मास डिस्ट्रक्टिव वेपन का भी इंट्रोडक्शन मिला, न्यूक्लियर वेपन्स बने, और उसी के तहत दूसरी जंग अजीम खत्म हुई। और फिर से एक बार इन जंगों को रोकने के लिए एक फिर से सिस्टम बनाया गया, यूनाइटेड नेशन एक प्लेटफॉर्म बनाया गया, और वहां पे उस प्लेटफॉर्म पे सारे जो छोटी छोटी कॉलोनीज थी, जब अंपायर टूट गई दूसरी जंग अजीम के बाद, जो भी बड़ी बड़ी अंपायर थी वो सारी टूट गई थी। और जब वो टूट गई तो क्या कहते हैं मॉडर्न वो सारी छोटी छोटी वो सारी जब टूटी कॉलोनीज जब एम्पायर्स टूटी, जो भी कॉलोनीज थी छोटी छोटी, वो सारी सॉवरन स्टेट बन गई, और यूनाइटेड नेशन ने कॉन्सेप्ट ऑफ मॉडर्न स्टेट सिस्टम हमें रियलिटी में, तसव्वुर में, वजूद में लाया। ठीक है, ये सब किसके तहत हुआ? यूनाइटेड। दूसरी जंग अजीम खत्म होने के बाद एक फिर से एक तंजीम बनाई गई,
और उसका नाम था यूनाइटेड नेशन, जिसको आज हम यूएन भी कहते हैं। और उसके अंडर जब उसने यूनाइटेड नेशन ने क्या कहते हैं सॉवरेनिटी का कॉन्सेप्ट को प्रैक्टिकली हमें करके दिखाया, और बहुत सारे छोटे छोटे जो भी मुल्क या कॉलोनीज थी जिसको हम कह सकते हैं, वो आजाद मुल्कों में तब्दील हो गए। यहाँ पे अब लास्ट हमारा जो क्या पॉइंट है वो considered as beginning of IR based on state system, sovereign legally states bound by diplomatic relation and peace by maintaining balance of power। फिर जाके मॉडर्न स्टेट सिस्टम का कॉन्सेप्ट आईआर में भी उभरा, और इसको माना गया कि भाई अब सारी स्टेट चूंकि सॉवरेन हो चुकी हैं, क्योंकि रियासत का निज़ाम आ चुका है और सब लीगली स्टेट सॉवरेन है, लेकिन वो किसके बाउंड है कि अब जंग ना हो। जंग को रोकने के लिए उन्होंने कहा कि डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप रखेंगे और पीस रखेंगे, कोऑपरेशन रखेंगे। डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप क्या होता है कि बातचीत के जरिए अपने मसले मसाइल को हल किया जाएगा ताकि बैलेंस ऑफ पावर मेंटेन रह सके। सही है, यहाँ पे हम अभी खत्म करते हैं अपना सेशन। अगली सेशन में हम देखेंगे कि करंट सिचुएशन और क्या कहते हैं करंट सिचुएशन के अलावा और क्या चीजें ऐसी हुई थी जिसकी वजह से मॉडर्न स्टेट सिस्टम का तस्वुर हमें सामने आया या रियलिटी में देखने को मिला। ठीक है, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज, टेक केयर।